बार अंदर आमंत्रित कर देवे। जिस काम के लिए हम सब लोग आए हैं उसमें सभी लोग, संदीप जी बाहर एक बार जाके सबको अंदर बुला रहे हैं। जो भी बाहर खड़े हैं एक बार सदन में सभी से निवेदन है कि आ जाए। महासभा के इस बार के एजेंडे में अपन ने एक विषय लिया है कि विधान में आंशिक संशोधन, क्योंकि हमारे विधान में ये नियम है आंशिक संशोधन जो है उसके लिए हमको कार्यकारी मंडल में नहीं, कार्य समिति से हमको अप्रूवल लेना है। विधान संशोधन के लिए हमारी समिति थी। समिति में आदरणीय निवर्तमान सभापति जी, आदरणीय पूर्व सभापति जी, मैं स्वयं, राधेश्याम जी, आदरणीय प्रकाश जी भाई थी जो इस दुनिया में नहीं रहे, रमेश जी मर्दा और अशोक जी नानी। हमारी पहले एक बार ऑनलाइन वर्चुअल बैठक हुई, कल भी यहाँ बैठक हुई और वैसे विचारों में सारा आदान प्रदान करने के बाद जो बात मैंने अपने संबोधन में आप सब लोगों के बीच में रखी, जिस बात को आदरणीय निवर्तमान सभापति जी ने रखी, पूर्व सभापति जी ने रखी, मोटा मोटी आप लोगों को कुछ विषय क्लियर करना चाहता हूँ। विधान संशोधन समिति के सामने जो जो विषय आए उसमें से जो विषय हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जिन विषयों को हम आगे रेफर करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने विधान की धारा 15 का 1, जिसमें सभी प्रदेशों को न्यूनतम संख्या 18 दी गई है, चाहे वो 800 1000 के परिवार हों, चाहे वो 2000 से अधिक परिवार हों। इसको लेकर के बहुत सारे सदस्यों का ये सुझाव आया कि इस संख्या को प्रदेश की संख्या के आधार पर तय करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है, मान लीजिए राजस्थान है, यहाँ तो 500 पर एक कार्यकारी मंडल का सदस्य आता है, और मान लीजिए जो हमारे छोटे प्रदेश हैं 2000 से कम के हमारे 13-14 प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में उसके बावजूद भी झगड़ा हुआ। लेकिन ये बड़ा विषय है, इसलिए विधान संशोधन समिति ने इसको कार्यकारी मंडल के लिए डेफर किया है। अगर आप लोगों की जो भी राय बने आप विधान संशोधन समिति को भेज दें। कार्यकारी मंडल में इस प्रस्ताव पर अपन चर्चा करेंगे कि अगर प्रदेशों की संख्या को, न्यूनतम संख्या को, ऐसा प्रस्ताव आया कि जिनमें 2000 से कम परिवार है उनकी न्यूनतम संख्या 12 की जाए, और जिसमें 2000 से अधिक परिवार है उसकी न्यूनतम संख्या 18 की जाए। ये आप लोगों के सामने एक विषय मैंने धारा 15 का 1 पर किया है। इसको आप जैसा भी प्रपोज करेंगे, अभी ये डेफर्ड है, आगे इसको तय करेंगे। एक धारा 15(29), क्योंकि विधान का विषय था, मुझे लगा आप लोग कुछ पढ़कर आएंगे, लेकिन ऐसा मोटा मोटा कोई अपन संशोधन कर भी नहीं रहे। वो विषय अभी जो आदरणीय रामपाल जी साहब ने कहा, न्यासों से जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, चाहे वो छात्रावास न्यास है, चाहे वो हमारे सेवा न्यास है, चाहे वो हमारे स्थायी संपत्ति निर्माण करके काम करने वाले न्यास हैं जो छात्रावासों के माध्यम से काम करते हैं। महासभा में इस बात को लंबे समय से हमारे कार्यकारी मंडल के सदस्य, कार्य समिति के सदस्य महसूस करते हैं कि इन न्यासों पर कोई रेगुलेशन नहीं है। न्यासों के सरप्लस के किसी भी रेगुलेशन का हमारे पास में कोई भी प्रावधान नहीं। मान लीजिए कोई हॉस्टल चल रहा है, उस हॉस्टल में कितने तो धन की आवश्यकता है। पहले तो ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि जिस परिवार ने प्रिंसिपल डोनर के नाते पेमेंट दिया है उस परिवार का वहाँ नाम लगा है। उसके बाद में समाज के लोगों के कारण बाकी समाज के लोगों ने उसमें सहयोग किया है, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल जो करता है उसमें महासभा है, और चूंकि महासभा एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हमारे न्यास स्वतंत्र रूप से हमने बनाए, और हमने ये नीति तय की कि न्यास स्ववित्त पोषित स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, हमारा किसी प्रकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे 2-3 न्यासों को भी आपने डिफाइन किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कुछ न्यास कंटिन्यू डिस्बर्समेंट करते हैं, कंटिन्यू कलेक्शन करते हैं, कुछ के द्वारा प्रॉपर्टी खड़ी कर दी गई है, उसके बाद में उसकी रनिंग से जो ऑपरेटिंग सरप्लस बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एफिशिएंसी कुछ बचता है, और तीसरा जो न्यास कॉर्पस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके लिए धारा 15(29) नई
नई धारा अभी तक 18 है, उसमें नया जोड़ना, जिन न्यासों के पास आय का आधिक्य है उनके आधिक्य का 50%, सारे ट्रस्ट वाले इस चीज को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सुन लें, उनके आधिक्य का 50% भाग महासभा के निर्देशानुसार महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में खर्च किया जाना आवश्यक रहेगा। आप उसकी एफडी नहीं करवा सकते, आप उसमें नई बिल्डिंग लोड नहीं कर सकते जब तक कि उसका कैपेसिटी असेसमेंट और समाज के लोगों के लिए वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये असेसमेंट नहीं हो जाए। इसलिए हम इसमें ये जोड़ना चाहते हैं कि महासभा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन न्यासों के सरप्लस का, जिसके लिए हम आगे अलग से कुछ प्रोविजन है वो करेंगे, उस सरप्लस को उस गवर्नेंस में लाने के लिए माइक्रो लेवल पर ये काम हो। और इसके लिए संबंधित न्यासों से भी ये निवेदन है कि वो अपने ट्रस्ट डीड्स में अमेंडमेंट ट्रस्ट डीड का मतलब है ये केवल सप्लीमेंट्री आपको प्रस्ताव पास करना है कि भाई महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने 50% राशि को उपयोग करेंगे। वो शिक्षा वाले शिक्षा के क्षेत्र में करे, चाहे वो वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए करे, चाहे वो आवास विकास के लिए करे, लेकिन इसका गाइडेंस महासभा तय करेगी। मैं समझता हूँ आप लोगों की लंबे समय से ये डिमांड थी कि हमको इस तरह की गवर्नेंस और इस तरह की रूलिंग की आवश्यकता है। यदि सदन इस बात को सहमति करे तो महासभा के विधान में धारा 15(ग)(29) हम ऐड करेंगे, जिसमें सरप्लस जो भी होगा उसका 50% एक्सपेंडिचर विद द ड्यू कंसेंट ऑफ महासभा, विद द ड्यू कंसेंट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ महासभा, उसके बाद में आप खर्च कर पाएंगे समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यदि आप लोगों की सहमति हो तो आपकी पुरजोर तालियों के साथ में मैं इस अमेंडमेंट को हाउस में पारित मानता हूँ, जिसकी विस्तृत कॉपी आपके पास मिल जाएगी। धारा 15(ग)(1) जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, केवल अपने इसमें जो नया विधान प्रिंट होना है। 15(ग)(1) का मतलब है जो आहारता के संबंध में हमने जो नियम बनाए थे, जो नए फीस के लिए हमने जो नियम बनाए थे, उसको इसमें समावेशित करना है। उसमें बदल केवल इतना है आहारता में कि हमने आहारता में छूट दी थी कि हमारे कार्यकारी मंडल के सदस्य जो नीचे की मीटिंगें हैं जिला और प्रदेश की, उनको तो 50% अटेंड करना आवश्यक है। महासभा की मीटिंग से हमने छूट दी, 15,000, 25,000 और पदाधिकारियों के सत्र शुल्क में हमने जो छूट दी, उन सारी छूटों को अपने को विधान में लेना है। ऑलरेडी आप भी पास कर चुके हो, कार्यकारी मंडल में भी वो पास हो चुका है, इसलिए उस धारा को विधान में इनकॉर्पोरेट करना है। मैं समझता हूँ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ऑलरेडी पास है। आपकी पुरजोर तालियों के समर्थन से मैं चाहता हूँ इसको हम विधान में, ताली थोड़ी धीमे है इसका मतलब पूरा प्रस्ताव पास नहीं है, इसलिए उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो अभी तुरंत बताओ। धारा 17(3)(17), धारा 17(3)(17) भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑलरेडी कर चुके का मतलब धारा 17(3)(17) तक हमारे महासभा के अब तक की कार्य समिति ने जितने भी नए न्यास बनाए उनके नाम उसमें जोड़ दिए। जैसे मान लीजिए सोमानी न्यास बना, बलवा न्यास बना, नारायण जी बन का न्यास बना, लक्ष्मी देवी बालचंद मोदी न्यास बना, इस तरह के जितने भी न्यास हैं, ये योगेश रामनिवास योगेश मानधनी फाउंडेशन बना, जिसको महासभा पारित कर चुकी है, महासभा ने उसकी रीति पद्धति तय कर चुकी है, सब तरह का अप्रूवल है, केवल उनके नाम इसमें जुड़ने हैं। इसलिए हाउस की सहमति लेनी है कि हाउस यदि, चूंकि ऑलरेडी वो वर्किंग में है, सारे न्यास वर्किंग में है, उनके नाम वो उसमें धारा में लिखा हुआ है कि नए न्यासों के नाम जोड़े जाएंगे। उसमें से एक न्यास 17(3) सोमानी जी का, जगदीश जी सोमानी का न्यास है, उन्होंने लिखित में उसको विलोपित करने की बात की है कि उनका महासभा से कोई कंसर्न नहीं रखना है, तो उसको विलोपित करने के साथ में हमको महासभा के नवीन न्यास जो हमने निर्माण किए हैं उनको इसमें जोड़ना है। मैं समझता हूँ आपका किया हुआ काम है, केवल एंडोर्समेंट अपने को करना है और हाउस अगर इसको कहे तो इस चीज को हम। एक जो विषय महत्वपूर्ण है, आपको पूरे विषय को समझने की आवश्यकता है और उस पर आपकी कंसेंट मैं चाहता हूं, अगर कोई अमेंडमेंट आपका हो तो। महासभा के इतने सारे न्यास काम करते हैं और महासभा के इतने सारे न्यासों को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में पिछले 3-4 वर्षों में हम देख रहे हैं, 3-4 नहीं, मान लें 2014 से जब से सबका साथ सबका विकास की कल्पना की गई है, ट्रस्टों के काम के विकास में बहुत
मंदी आई है या उसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तेजी से बढ़ी है। और इतनी तेजी से बढ़ी है, हमारे में से बहुत सारे लोग उद्योग जगत में काम करते हैं। CSR की कंप्लायंस की स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि पहले तो आप CSR का पैसा कहीं भी खर्च कर सकते थे, आज उसकी कंप्लायंस के बाद का उसमें जनरल पब्लिक पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, जनरल पब्लिक के दैनंदिन जीवन में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसकी 3 साल तक आपको कंप्लायंस और करनी है। आपको एक एक चीज़ पर उसकी कंप्लायंस करनी है, धाराएं बदल रही है। 12 कंपनियों पर जिस तरह की जो रेगुलेटिंग सरकार चाहती है, और हम चाहते हैं कि इन न्यासों का 50% पैसा भी हम महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च कराएं। और महासभा के पदाधिकारी तो टेम्परेरी है, एक आदमी आता है 4-6 महीने स्वागत सत्कार कराता है, 4-6 महीने अगले चुनाव में चले जाते हैं, 2 महीने में 3-4 मीटिंगों में न तो हम समझ पाते हैं न उस पर कोई काम कर पाते हैं। इसलिए महासभा के न्यासों की रीति नीति पद्धति पर महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं सदन में ये प्रस्ताव कर रहा हूँ कि महासभा की कार्यसमिति, जब भी हमारी नई कार्यसमिति गठित होगी, 30वें सत्र के हम हैं, 31वें की 31वें अपने सत्र में तय करेंगे। हमको नई कार्यसमिति के गठन के समय जिन पदाधिकारियों को आप चयन करके देते हैं, उसके अलावा एक तकनीकी एडवाइजर जिसको महासभा के उपाध्यक्ष का स्टेटस हो और वो प्रोफेशनल आदमी हो, वो ट्रस्टों की रीति नीति पद्धति को समझता हो, ट्रस्टों के बारे में समझता हो, और बहुत माइक्रो लेवल पर उन सब की गाइडेंस, उसकी कंप्लाइंस और उन सब का महासभा के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बैठ सके। क्योंकि आज ये समझ में आ रहा है, ट्रस्ट तो हमने बहुत सारे बना दिए। मैंने आदरणीय सोनी साहब को भी ये बात कही, आदरणीय श्यामजी भाई साहब को भी ये बात कही। आज तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें एक दिशा और दशा में चल रही है। कल मान लीजिए इस तरह की कोई नई परिस्थिति पैदा हो और ट्रस्ट और महासभा के ऑब्जेक्ट में कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो, इसके लिए एक आदमी उन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे, उसके बीच में जो लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लायंसेस को पूरी करे। तो महासभा की ये कार्यसमिति को अधिकार रहेगा कि कार्यसमिति किसी भी नाम को प्रस्तावित करे सर्वानुमति से, या कार्यसमिति वर्तमान नेतृत्व को ये अधिकार देवे कि भाई आप जिस भी योग्यतम, श्रेष्ठतम, ज्येष्ठतम व्यक्ति को जो इसके लिए योग्य हो, लेकिन इसकी अर्हता ये होनी चाहिए कि वो विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, वो तज्ञ होना चाहिए, और वो महासभा के उपाध्यक्ष के नाते उसको स्टेटस रहेगा। एक तरह से वो टेक्निकल डायरेक्टर, जिसको कंपनी की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो डायरेक्टर टेक्निकल के टर्म में वो काम करे, और जो इन सारी चीज़ों पर तज्ञता रखे। और मैं समझता हूँ जिस तरह का काम का हमारा व्याप बढ़ रहा है, आज हमारा ABMM रिलीफ फाउंडेशन है, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का उसमें काम है। मैं समझता हूँ ये श्यामजी भाई साहब उसके फाउंडर चेयरमैन साहब बैठे हैं, RL काबरा साहब उसके बैठे हैं, मेरे ख्याल से CSR में अपन ने 15 करोड़ रुपए से ऊपर का काम कर दिया होगा। जो दूसरे लोगों का पैसा लेकर अपन काम कर रहे हैं उसमें महेश्वरी समाज का कोई लेना देना नहीं है, जिससे भी हमने मेरे ख्याल से 60 से 75 लाख रुपए अपन ने सेव किए होंगे। दूसरे हम सब तरह के काम कर रहे हैं। इन सारी कंप्लाइंसेस को, जब हमारे ट्रस्टों की साइज आज से 10 साल पहले ये स्थिति थी, पूरे महासभा के ट्रस्टों की साइज ही 10-15 करोड़ से ऊपर नहीं थी। आज स्थिति ये हो गई है कि हम आज की तारीख में अगर हमारे हॉस्टल की कैपेसिटी असेसमेंट और उसकी एसेट असेसमेंट कर लें और हमारे ट्रस्टों की सारी स्थिति को देख लें तो 600-700 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्तियों का रेगुलर बेसिस पर हमको असेसमेंट करना है। मैं हाउस से खुद विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इस बात की गंभीरता को समझते हुए, आने वाले समय की चुनौतियों को समझते हुए, आप लोगों को इस धारा 19 में नवीन पद के सृजन का ये अधिकार कार्यसमिति का है। कार्यसमिति चाहेगी हाउस में उस अधिकार को दे सकती है, किसी को दे सकती है, लेकिन हमको इस तरह का एक टेक्निकल एक्सपर्ट महासभा की टीम में परमानेंट चाहिए, जो अगले सत्र में अगली कार्यसमिति तय करे, इस सत्र में इस सत्र की कार्यसमिति तय करे। यदि आप लोगों को इस प्रस्ताव में कहीं किसी प्रकार की कोई बात हो जरूर कहें, अन्यथा यदि आपको लगता है हृदय पर हाथ रखकर कि इस प्रस्ताव में वास्तव में गंभीरता और आने वाले समय की चुनौतियों को ठीक तरीके से पूर्ण करने के लिए इसकी आवश्यकता है, तो मैं सदन से इजाजत चाहूँगा कि धारा 19 में एक तकनीकी सहायक, तकनीकी सहयोगी, तकनीकी उपाध्यक्ष के पदाधिकारी को जोड़ा जाए। अगर हाउस समर्थन करता है तो इस बात को आपकी पुरजोर तालियों से मैं मानूं कि ये काम होता है। हर मतलब सत्र की कार्यसमिति एक बार
लगभग सारे ट्रस्ट जो अभी नए बने हैं उनके बाद उनके जैसे माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन अपन माने या बाकी भी जो नए ट्रस्ट बने हैं उन सब का जिसे कहते हैं ट्रस्ट का फॉर्मेशन माननीय आर.एल. काबरा जी के द्वारा किया गया और वो सीए भी है, बहुत जानकार भी है और मुझे लगता है उनको अगले सत्र में भी नया कोई चुनने की बजाय अगर ये सदन सहमत हो तो हम पुरजोर तालियों से उनका चयन हम करें। पहले तो टेक्निकल बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पालित करें कि हमको तकनीकी सहयोगी जिसको उपाध्यक्ष का दर्जा रहेगा, इसको हाउस ने प्रस्ताव को पारित किया है पूरी तालियों में आपके समर्थन से। अब रही बात ये कि उसका एक सत्र के लिए चयन होना है, दूसरे सत्र के लिए चयन होना है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि इस कार्य समिति को इसका अधिकार है। अगली कार्य समिति में जो भी आएगा, ये बात ठीक है, उसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। जिसने काम किया है हाउस उसके काम की योग्यता क्षमता को यदि जानेगा तो उसको रिकन्फर्म कर देगा, और यदि हाउस रिकन्फर्म नहीं करे तो डेफिनेटली अगले कार्य समिति तक उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। ईश्वर करे आप में से अधिकांश लोग और हमारे नए लोग जितने भी आते हैं वो सभी लोग शुद्धि समझदार लोग आएंगे और हाउस आज जो डिसीजन करे, मान लीजिए मैं तो कर रहा हूँ, हाउस ने डिसीजन किया कि मंच को अधिकार दिया, तो जो भी लोग हमारे पास नाम आएंगे, आपने नाम एक व्यक्ति का लिया है, कल मान लीजिए समानांतर कोई भी तज्ञ व्यक्ति अपने को लगता है अपन उसके ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्टली ये प्रस्ताव मैं पारित मान रहा हूँ कि हमको टेक्निकल एक्सपर्ट उपाध्यक्ष स्टेटस, इस प्रस्ताव को हाउस ने पारित किया है और उसके बाद में आगे की टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन बात करके उसको पारित कर देंगे। मैं समझता हूँ इस बात से हाउस सहमत है, तो आपकी प्रयोजन है। एक धारा 13(14) धारा 13(14) नई धारा जो अभी मैंने सवेरे मेरे भाव है कि नाम सदन की जगह पदाधिकारी, माननीय सभापति जी, महामंत्री जी, पूर्व सभापति जी इस पे रखें। सदन में कई बार क्या होता है, उदाहरण के लिए किसी ने मेरा ही नाम ले लिया, लेकिन मैं उस पद और उस कार्य के लिए अगर योग्य नहीं हूँ तो सदन में किसी नाम का विरोध करना एक टेक्निकल दिक्कत होता है। तो अगर इसको 3-4 लोग मिलकर आपके पदाधिकारियों में नाम का निर्धारण करें तो ये अच्छा हो इसको। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि टेक्निकल एक्सपर्ट के नाते आप लोगों से एंडोर्समेंट कराएंगे, लेकिन नाम हम जो भी तय करें, यदि हाउस इसमें आर्का में लिख दे कि पदाधिकारी बैठ करके ट्रस्टों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक समन्वय पूर्वक नाम तय करें। नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका ट्रस्टों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल हो, उसमें हाउस के लोग भी शामिल हो और वो आपस में एक कोऑर्डिनेटर तय कर ले। जैसे हम आर्बिट्रेटर तय करते हैं, दोनों लोगों की एमिकेबली सहमति से तय करते हैं, तो यदि हाउस ये मानता है कि इसमें ट्रस्ट के हमारे प्रतिनिधि और महासभा के हमारे जो भी केंद्रीय पदाधिकारी और निवर्तमान सभापति ये लोग मिलकर के एमिकेबली किसी नाम को यदि घोषित करें, यदि आप लोगों की इसमें सहमति हो, मैं समझता हूँ इस धारा को अपन पारित कर सकते हैं। नवीन धारा जो 13(14) हम जो जोड़ना चाह रहे हैं, जिसका सवेरे मैंने बात रखी थी, आदरणीय श्याम जी जाजू के साथ हमने MOU किया है, जो मैंने आपके सामने रखा। इस श्याम जी राठी के साथ हमने MOU किया है। उसी तरह से हमारे जो न्यासों के नाम लिखे हैं, जो हमारी 13(a) की 14 धारा है, जिसमें प्रादेशिक न्यास, जिला न्यास है, उसमें हम एक नई धारा जोड़ रहे हैं, सहयोगी न्यास। सहयोगी न्यास में सहयोगी न्यास न्यूनतम 5 करोड़ के कॉर्पस का रहेगा अथवा 20 लाख से 30 लाख प्रतिवर्ष न्यूनतम सहायता समाज महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष खर्च करेगा। तो उसका असेसमेंट कर उसको सहयोगी न्यास का दर्जा दिया जाएगा, जो केवल जिला तक सीमित है। आप इसको बिल्कुल अक्षर से सुनना, जो केवल जिला तक सीमित है। जिले का मतलब है कोई जयपुर जिले में काम करता है, कोई जोधपुर जिले में काम करता है, साहब हमारी टेरिटरी इतनी है। जो जिला तक सीमित है लेकिन सालाना डिस्बर्समेंट जिनका 20 लाख से 30 लाख के बीच में है, तो
उनको एक कार्यकारी मंडल का सदस्य, और जो प्रदेश और अंचल तक सीमित है, जिसने अपने व्याप को बढ़ाया है कि भाई मैं 30 लाख रुपए खर्च करूंगा तो मैं पूरे प्रदेश में खर्च करूंगा या पूरे अंचल में खर्च करूंगा, उनको 2 कार्यकारी मंडल सदस्य, जैसा हमने MOU इनके साथ किया है, और स्थायी विशेष आमंत्रित कार्य समिति के सदस्य का हम इनको दर्जा एक देंगे। और वो असेसमेंट जिसमें महासभा के सभापति या नव सृजित पद द्वारा सेट MOU, जो हमने नया पद टेक्निकल एक्सपर्ट का जो दिया है, जो भी व्यक्ति आएगा वो असेसमेंट करके MOU बनाएगा। महासभा और उनके बीच में MOU होगा कि उनके न्यासों में महासभा का कोई भी प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित रहेगा। जिस तरह से वो हमारी कार्य समिति में विशेष आमंत्रित है, ताकि महासभा और उनके उद्देश्यों की पूर्ति व्यवस्थित हो सके। न तो हमारा उस न्यास में कोई इंटरफेरेंस रहेगा, केवल इतनी सी बात रहेगी कि न्यास समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए पर्टिकुलर सेक्टर में 20 लाख से 30 लाख प्रतिवर्ष उसको खर्च करना होगा। यदि जिले में होगा तो 1 कार्यकारी मंडल, प्रदेश में करेगा तो 2 कार्यकारी मंडल, अंचल में करेगा तो 2 कार्यकारी मंडल। अगर ये सहयोगी न्यास इस तरह के जो भी बनेंगे, उनको ये MOU साइन करना पड़ेगा और तभी उनकी सदस्यता मिलेगी। और यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में छात्रावास बनाता है, तो भी मैंने तो 5-7 करोड़ रुपए लगा के छात्रावास बना दिया, यदि वो छात्रावास केवल जिले के लिए रिजर्व है तो एक व्यक्ति, जिले से अधिक रिजर्व है तो 2 व्यक्ति, देश भर के लिए रिजर्व है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ अतुल जी, आप एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि सबसे आपका परिचय हो जाएगा। अतुल लाहौटी जी, छात्रावास है 10 हॉस्टल्स, पूरे महाराष्ट्र में चेन ऑफ हॉस्टल्स, खूब जबरदस्त काम करते हैं। मेरे और इनके खूब लंबे समय तक संवाद रहे, भाई साहब के, श्याम जी के, आपके खूब लंबे संवाद रहे। हमारे संवाद में एक जगह विवाद है और वो विवाद नहीं है, उसको हम चाहते हैं कि आज ये सारे विषय को क्यों रख रहे हैं, ताकि महासभा की कार्य समिति इस बात को समझे कि हम किस एक्सटेंट तक सोच रहे हैं। आज इनके 10 हॉस्टल है जिनकी संपत्ति का अगर महाराष्ट्र पीपर, तो दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो छात्रावास है, मान लीजिए कोटा छात्रावास से ये बैठे हैं, ये करवा जी बैठे हैं, ये मोहन जी राठी बैठे हैं, हमने कोई इस तरह का रिजर्वेशन नहीं किया है कि इट इज ओनली फॉर दिल्ली या ओनली फॉर कोटा, ओनली फॉर राजस्थान। उसका कारण है महासभा ने उसको संपूर्ण समग्र समाज के नाते सोचा है। तो मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि भविष्य में महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल या महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के समकक्ष जो भी व्यक्ति अपने निजी कैपेसिटी में भी यदि हॉस्टल्स बनाते हैं और महासभा के साथ MOU केवल ये कर ले कि साहब वीकर सेक्शन के बच्चों को हम 25% छूट, जो महासभा की योजना है उसका हम पालना करेंगे। महासभा की योजना के अनुसार हम सोशल ID को हम उसमें मानेंगे और सभी बच्चों को हम सुविधाएं देंगे महेश्वरी समाज के। हमको इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ आप महासभा के सभापति को कार्य समिति में लेते हो नहीं लेते हो। मूल बात इतनी है, सहयोगी न्यास के माध्यम से अधिकतम भामाशाहों को महासभा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जोड़ना। तो उसमें छात्रावासों का भी जो काम करेगा, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूँ कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में, मैं ये नहीं कह रहा आज आपने मान लीजिए 2-4 सीटें देते हो, आपके यहाँ भी ग्रेजुअली चेंज होगा, लेकिन कम से कम अभी 100 सीटें हैं। नहीं, आप मुझे वैसे बता, वो अभी आपके पास 1200 सीटों में से नॉन महाराष्ट्र 50% से ऊपर विद डोनेशन है, जो मेरे पास जानकारी है। आपको मैं बताता हूँ कि आइरोली में हमारा जो हॉस्टल चालू हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल, इसमें फिलहाल 120 की कैपेसिटी है गर्ल्स की, उसमें भी 3 महीने पहले हॉस्टल की शुरुआत हुई है। मुकुंदलाल जी ने जो बनाया लोया जी ने? नहीं, आइरोली बता रहा हूँ, माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल ने बनाया। वहाँ पे 55 लड़कियाँ टोटल है, उसमें से 40 लड़कियाँ आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसमें से कोई डोनेशन लिया गया नहीं है। एक मिनट में सिर्फ 2 मिनट दीजिए सभापति महोदय। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल डेफिनेटली आप बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा प्रेफरेंस महाराष्ट्रियन बच्चों को देता है, मगर जो माइथ है कि हम महाराष्ट्र के बाहर बिल्कुल एडमिशन नहीं देते। आज के तारीख में मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि टोटल हमारे 1200 छात्रों में से 104 छात्र आउट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम हमारी जो संस्था की जो पॉलिसी जो एक परिपाटी चलते आ रही है कि हम 10% मैनेजमेंट सीट्स जो है उसमें से 10% मैनेजमेंट सीट्स में हम डोनेशन लेके एडमिशन देते हैं। तो उसमें महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट को यदि मैनेजमेंट सीट में आना है तो वो डोनेशन देते हैं, मगर डेफिनेटली बदलते समय के अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छे सजेशन हम डेफिनेटली
सहयोगी संस्था के रूप में ले सकते हैं। मेरे को इसमें वो तो कौन कैसा लेता है ना, उसके ऊपर होता है। लेकिन मैं तो आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि आज हमने अभी जितनी बातें की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और जो बेसिक बातें हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपके राइट हैंड में जो बैठे हैं और नारायण जी बैठे हैं कि ये जितनी बातें हमने अभी पास की, हम इसको एजेंडा में जब आएगा तब आएगा, लेकिन इसकी एक नोट और उसमें मेरे एक सुझाव है, थोड़ी ताली के बाद में बजा लेना आप जरूर। जितने भी आपने लिखे ना 13 क ग, ये कितने लोगों ने पढ़ा होगा, आपको मुझे मालूम है। ये टेक्निकल लाइन के बाद उसकी रिक्वायरमेंट को तो एक्सप्लेनरी नोट के साथ में अगर हम करेंगे तो शायद साधारण कार्यकर्ता उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला पेपर थोड़ा जल्दी आ जाए। 100% इसको कर देंगे। और मैं ये भी मानता हूँ प्रधान और उद्देश्यों में जो भी बता माननीय सभापति जी, मैं वापिस पिछले पॉइंट पर जा रहा हूँ। तो टेक्निकल एडवाइजर की बात आपने कही है, क्योंकि टेक्निकल एडवाइजर की बात है तो टेक्निकल तरीके से हमें इसको लेना चाहिए कि एक तो ट्रस्टों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, उसके साथ साथ जो वर्तमान में पदाधिकारी होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो। तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए ये अधिकार पदाधिकारियों को ही होना चाहिए कि वो टेक्निकल एडवाइजर को वो प्रस्ताव नियुक्त तो करें। आपने नहीं, आपने जो बात इसको स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो वर्तमान पदाधिकारी होंगे वो उनको एज ए उपाध्यक्ष उनको नियुक्त करेंगे और उनकी जो क्या क्या अहदे हैं, उनको क्या क्या काम कर रहे हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट बना करके सदन में भेजेंगे। प्रस्ताव ये पास हुआ है